ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हमने डिमांड के बारे में पढ़ना है। पहले हम डिमांड को स्टार्ट करेंगे कि डिमांड बेसिकली क्या होता है। तो डिमांड को समझने से पहले हम ये 3 वर्ड्स का जो मतलब है वो पता होना चाहिए। पहला क्या है? डिजायर, दूसरा क्या है हमारा वांट, और तीसरा है हमारे यहाँ पर डिमांड। क्लियर है? तो अगर हमें डिमांड को अच्छे से समझना है तो आपको जो है इन तीनों वर्ड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर होना चाहिए कि ये तीनों वर्ड्स का एक्चुअली में मतलब क्या होता है। क्लियर है आपको? साथ के साथ यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने अटेंडेंस जरूर मार्क करनी है। जो मैंने आपको लिंक शेयर किया उस पर अटेंडेंस जरूर मार्क कर लीजिए अपनी। तो पहले हम समझते हैं डिजायर का मतलब। डिजायर क्या होता है? देखो, जब भी इस डिजायर का हिंदी में मीनिंग है इच्छा। जब हमें कोई चीज खरीदने की इच्छा जागती है, जैसे मेरे को कार खरीदनी है, ठीक है, ये मेरी क्या है? डिजायर। ठीक है, अब उसको हम डिजायर कब मानेंगे? ठीक है, जब हम कार खरीदते हैं उसे हम डिजायर कब मानेंगे? हाँ, कोई भी ऐसी इच्छा जो हमें हुई है पर उसे पूरा करने के लिए हमारे पास जो है रिसोर्सेस नहीं है, यानी कि पैसा नहीं। जैसे कि मान लो एक पर्सन ए है, ठीक है, उसकी एक इच्छा है कि वो जो है यहाँ पर मर्सिडीज कार खरीदे, पर उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डिजायर। क्लियर है? सिर्फ ये एक इच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वांट। अब ये वांट क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, कोई भी ऐसी चीज जो आप खरीदना चाहते हो, आपके पास उसको खरीदने के लिए पैसे भी है, रिसोर्सेज भी है, पर अभी के टाइम में आप जो है उस पैसे से उस चीज को खरीदना नहीं चाहते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वांट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ए पर्सन है, वो यहाँ पर कार को खरीदना चाहता है, ठीक है, और इस कार को मान लो कार की जो वैल्यू है वो कितनी है? यहाँ पर 5 लाख रुपए है, ठीक है, और इसके पास अभी 5 लाख रुपए है भी, इसके पास 5 लाख रुपए पड़े भी हुए हैं, ठीक है। तो पर ये जो 5 लाख रुपए है ना, वो ये कार खरीदने पे नहीं खर्च करना चाहता। इसकी कुछ अदर नीड्स हैं जो ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये घर बनाना चाहता है, इस 5 लाख रुपए से क्या करना चाहता है? ये घर बनाना चाहता है, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? वांट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिजायर क्या है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ खरीदना चाहते हैं, पर हमारे पास उसको खरीदने के लिए पैसे ही नहीं, वो रह गई डिजायर। पर कोई ऐसी चीज जिसको हम खरीदना चाहते हैं और उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं, पर अभी के टाइम हम उसको उस चीज पे खर्च नहीं करना चाहते, तो वो बन जाती है हमारे यहाँ पर वांट। नेक्स्ट क्या है? डिमांड। अब डिमांड क्या होता है? ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम खरीदना चाहते हैं और उसको खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी हैं, ठीक है, और अभी के टाइम में हम उसको खर्च भी करना चाहते हैं, तो उसे हम क्या देते हैं? डिमांड। जैसे कि मान लो एक मर्सिडीज कार है, ठीक है, यहाँ पर एक मर्सिडीज कार है और एक यहाँ पर पर्सन ए है, ठीक है, वो इस कार को खरीदना चाहता है, ठीक है, और इसको खरीदने के लिए मान लो इसकी कीमत कितनी है? 5 करोड़। इस ए पर्सन के पास इसको खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए भी हैं, और इस टाइम में वो इस 5 करोड़ रुपए को खर्च करके इस कार को खरीदना चाहता है। यानी कि यहाँ पर दो चीजें आपको कंसीडर करनी है। पहला कि ये खरीदने के लिए एबल है। एबल का मतलब कि इसके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो इस चीज को खरीद सकता है। दूसरा कि वो अभी तैयार है, वो अभी कार को खरीद लेगा, यानी कि उसको विलिंगनेस भी है। क्लियर है? तो जब कोई पर्सन किसी चीज को खरीदने के लिए एबल होता है, लायक होता है, और तैयार भी होता है, यानी विलिंग भी है कि वो खरीदेगा, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डिमांड। क्लियर है? तो आई होप आपको इन तीनों के बीच का, ये तीनों वर्ड जो है, इनके बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और डिमांड का भी मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो कंज्यूमर्स हैं वो कितनी डिमांड करते हैं, मतलब कि कितने कंज्यूमर्स जो हैं वो एबल है उस चीज को खरीदने के लिए, और अभी के लिए वो उस चीज को खरीदना भी चाहते हैं, पैसा खर्च भी करना चाहते हैं, उसको हम उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड कहते हैं। क्लियर है आपको? जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास सेब है, ठीक है, यहाँ पर सेब है, 5 लोग हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सेब खरीदना चाहते हैं, और इसको जो है खरीदने के लिए, ठीक है, इसको सेब को खरीदने के लिए भी इनके पास जो है फंड्स भी अवेलेबल हैं, और वो अभी पैसे खर्च करके एप्पल को खरीदना भी चाहते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कहेंगे कि जो एप्पल्स की डिमांड है वो 5 लोग कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में एप्पल की डिमांड कितनी है? यहाँ पर 5 है। क्लियर? क्योंकि 5 परिवार यहाँ पर जो है इसको खरीदना चाहते हैं, तो ये हमारा मीनिंग है यहाँ पर डिमांड का। अब इसको हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। क्लियर है? तो डिमांड क्या वो बता रहा है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स, मतलब उतनी क्वांटिटीज ऑफ गुड्स जिसको कंज्यूमर जो है वो एबल भी है, यानी कि लायक भी है, और विलिंग भी है, यानी कि तैयार भी है खरीदने के लिए, उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डिमांड। क्लियर है? एग्जांपल मैंने एप्पल की यहाँ पर आपको दे दी थी। नेक्स्ट देखो क्या है? टाइप्स ऑफ डिमांड। अब ये जो डिमांड होती है हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड, और एक हमारी होती है यहाँ पर मार्केट डिमांड।
ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग आपको समझ लग गया होगा, जैसे कि जो कोई एक परिवार यहाँ पर जो है जैसे डिमांड करा, जैसे मान लो एक यहाँ पर ए पर्सन है, ठीक है, वो जब किसी चीज की डिमांड करता है, एक इंडिविजुअल किसी चीज की डिमांड करता है, तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। जैसे ए पर्सन यहाँ पर मान लो 5 कारों की डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है। अब इंडिविजुअल में कोई सिंगल पर्सन की डेफिनेशन है, इंडिविजुअल का मतलब एक सिंगल परिवार भी, ठीक है, जैसे ए का पूरा परिवार जो डिमांड करेगा उसे भी हम इंडिविजुअल डिमांड ही मानेंगे। नेक्स्ट क्या है, मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या होता है, तो यहाँ पर देखो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, जितने भी एक मान लो एरिया में एक बड़ी मार्केट है, वर्ल्ड में जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो जितना टोटल डिमांड करते हैं उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। क्लियर है। मान लो एक यहाँ पर मार्केट है, ठीक है, यहाँ पर एक मार्केट है, ठीक है, और यहाँ इस मार्केट में जो है 100 कंज्यूमर्स है, क्या है यहाँ पर 100 कंज्यूमर्स है, और 100 कंज्यूमर्स ने मिलकर यहाँ पर जो है 100 कार्स की डिमांड की है, क्या किया है यहाँ पर 100 कार्स की डिमांड की है, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड बेसिकली क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स की डिमांड है उसके एग्रीगेट को हम मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट डिमांड इज द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। क्लियर है आपको, क्लियर है। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको डिमांड का मीनिंग क्लियर। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपको डिमांड का मीनिंग क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, अब किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड कितनी होगी और कितनी ज्यादा होगी कितनी कम होगी वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे डिपेंड करता है। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी, सर्विसेज, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो डिमांड होगी वो इन फैक्टर्स की वजह से ही डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे जैसे ये फैक्टर्स बढ़ेंगे कम होंगे वैसे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड जो है वो कम ज्यादा होगी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब जो कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं कि इस प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड इतनी होगी। क्लियर है आपको। अब वो कौन कौन से हमारे डिटर्मिनेंट्स हैं तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, किसी भी गुड या सर्विसेज का प्राइस कितना है वो डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है उसकी डिमांड पे। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कार है, ठीक है, कार की जो प्राइस है वो कितना है, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो अब जो कंज्यूमर है वो जब भी कार की डिमांड करेगा तो वो उसको प्राइस को देख के करेगा। अगर किसी चीज की जो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो उसकी डिमांड यहाँ पर कम हुई। क्लियर है, क्योंकि उसको खरीदने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए। और अगर किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, प्राइस है वो कम है, ठीक है, तो उसकी डिमांड यहाँ पर ज्यादा होगी। क्लियर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है कि जो कंज्यूमर यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को खरीदना चाह रहा है, जो डिमांड कर रहा है, उसकी इनकम कितनी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, देखो जिस कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होगी, जिस कंज्यूमर की इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज जो है डिमांड करेगा। ठीक है, और अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम होगी तो यहाँ पर वो कम गुड्स और सर्विसेज डिमांड करेगा। क्लियर है, तो इनकम पे भी यहाँ पर प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड जो है वो डिपेंड करती है। क्लियर आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब हमने एक चीज देखी कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना है वो डिटरमाइन करता है कि उसकी डिमांड कितनी होगी। ज्यादा प्राइस होगा तो कम डिमांड होगी, कम प्राइस होगा तो ज्यादा डिमांड होगी। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट देखो, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो डिमांड है वो ना सिर्फ उसके अपने प्राइस से पे डिपेंड करते हैं, साथ के साथ उसके साथ जो रिलेटेड गुड्स हैं, यानी कि उनके साथ जो जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइस में भी जो चेंज आता है उसकी वो भी डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड। क्लियर है आपको। अब रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हुआ। ठीक है, रिलेटेड गुड्स का मतलब, रिलेटेड गुड्स में हमारी 2 गुड्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिलेटेड गुड्स आपको पता है कि एक गुड्स जो है वो दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, उसी के बेस पर हमने जो सबसे रिलेटेड गुड्स होते हैं उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है हमारा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है बेसिकली, ठीक है, ऐसी गुड्स, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर एक हमारी रेड लेबल की चाय पत्ती है। ठीक है, क्या है हमारी यहाँ पर रेड लेबल की चाय पत्ती है, और एक हमारी यहाँ पर ताजा मान लो ब्रुक बॉन्ड की चाय पत्ती है ना। तो ये ना अब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब चाय पत्ती देखो, जो रेड लेबल की प्रोडक्ट है, अगर मान लो ये किसी टाइम महंगी हो जाए, ठीक है, चाय पत्ती महंगी हो जाए, तो आप उसको जो है ब्रुक बॉन्ड की चाय पत्ती के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यानी कि इसको यूज करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, वहां पर ब्रुक बॉन्ड की जो चाय पत्ती है उसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। क्लियर है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखो जो रेड लेबल हमारी चाय, जो हमारा रेड लेबल कंपनी की चाय पत्ती है, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट कौन सा हुआ, हमारा जो ब्रुक बॉन्ड चाय पत्ती है,
ताज चाय पत्ती है, ठीक है, वो क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट है। तो उसके प्राइस में भी जो ऊपर नीचे आए तो उससे हमारा प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। अब कैसे इफेक्ट डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सब मान लो यहाँ पर एक हमारी ताज चाय पत्ती है, ठीक है, ताज कंपनी की चाय पत्ती है, और दूसरी हमारी क्या है यहाँ पर, ब्रुक बॉन्ड की। क्लियर है आपको, ठीक है। अभी एक कंज्यूमर जो है वो ताज चाय पत्ती को यूज करता है, अभी उसकी ये है, ठीक है। अब इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा है, ब्रुक बॉन्ड। यानी कि अगर किसी टाइम पे इसका प्राइस चेंज होता है तो हम इस पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अभी देखो, ये जो इसका प्राइस जो है मान लो हाई हो जाता है, इसका प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे इसका प्राइस हाई होगा ना, ये जो प्रोडक्ट है ताज, ठीक है, जो ताज कंपनी की चाय पत्ती है उसकी डिमांड हाई हो जाएगी। अब कैसे हाई हो जाएगी, ठीक है, कैसे हाई हो जाएगी, तो देखो, जो ब्रुक बॉन्ड चाय पत्ती को पहले जो कंज्यूमर यूज कर रहे होंगे ना, अब उनको ब्रुक बॉन्ड जो चाय पत्ती है वो महंगी लगने लग गई होगी। अब वो उसको छोड़कर यहाँ पे जो ताज कंपनी की चाय पत्ती है उसको यूज करना लग जाएंगे। जैसे देखो, अब इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर पहले तो ताज चाय पत्ती को यूज कर रहे थे, कर ही रहे थे, साथ के साथ जो ब्रुक बॉन्ड की चाय पत्ती वाले थे ना, वो भी अब ताज चाय पत्ती को खरीदने लगे और इसकी डिमांड जो है हाई हो गई। तो आप देख सकते हो, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड हाई होती है तो हमारा जो इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट जुड़ा है उसकी डिमांड भी, सॉरी, इसका प्राइस अगर हाई होता है तो इसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी के ऑपोजिट भी हम देख सकते हैं, मान लो इसका जो प्राइस है वो लो हो जाता है, ठीक है। अगर इसका प्राइस अब लो हो गया तो अब जो चाय पत्ती को यूज करते थे ना कंज्यूमर, वो कहाँ चले जाएंगे, अब ब्रुक बॉन्ड की चाय पत्ती पे। क्लियर है। अब जैसे ही इसका प्राइस लो हुआ, इसकी जो ताज चाय पत्ती की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिलेटेड गुड पे, जो रिलेटेड गुड्स है उसकी उसमें जो उसके प्राइस में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हमारी जो मेन गुड है उसकी भी डिमांड में चेंज आ जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई सब्स्टिट्यूट गुड्स की। दूसरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, देखो, ऐसे गुड्स जिनको हम एक साथ यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक के बिना हम दूसरे को यूज नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे एग्जांपल के लिए कार और पेट्रोल, क्या है हमारा यहाँ पर, कार और पेट्रोल। अब देखो, अगर आप कार खरीद लेते हो, ठीक है, आप अगर कार खरीद लेते हो तो पेट्रोल के बिना आप उसको चला ही नहीं सकते। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है आपको। तो अगर आपने कार खरीदी है तो उसके लिए आपको पेट्रोल भी यहां पर खरीदना ही पड़ेगा, पेट्रोल डलवाओगे तभी आप उसको जो है मार्केट में चला पाओगे। इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जिनको एक साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, कार मेन प्रोडक्ट, जो हमारा कार है वो क्या है, मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये जो पेट्रोल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर ये जो पेट्रोल है, जो पेट्रोल है इसके प्राइस में चेंज आता है, बढ़ या कम होता, ज्यादा बढ़ता है या कम होता है, तो कार के प्राइस में भी चेंज आएगा। ऐसे ही अगर कार के प्राइस में चेंज आता है, बढ़ता है या कम होता है, तो पेट्रोल के प्राइस में भी डिमांड में यहाँ पर चेंज आएगा। क्लियर है। अब कैसे आएगा वो देखते हैं। तो मान लो अभी क्या है, अभी कार की प्राइस कितना है, 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए, और इसकी डिमांड कितने लोग करें, यहाँ पर 10 लोग। मान लो यहाँ पर 10 लोग इस कार की डिमांड करें, ठीक है, 10 कारें बिक गई, 10 कारें बिक गई। 10 कारों को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक है, पेट्रोल चाहिए। इसकी डिमांड होगी, मान लो इसकी जो इसकी डिमांड है वो कितनी है, यहाँ पर 80 लीटर है। कितनी है डिमांड हमारी यहाँ पर, इसकी 80 लीटर है, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे इसका प्राइस जो है वो कितना हो गया, यहाँ पर मान लो 6 लाख रुपए हो गया। अब क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा हो गया तो लोगों ने इसकी डिमांड करनी छोड़ दी। अब सिर्फ यहाँ पर जो डिमांड कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, हमारे 8 लोग ही कर रहे हैं, मतलब कि 8 कारें ही खरीदे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 कारों को चलाने के लिए, ठीक है, 8 कारों को चलाने के लिए पेट्रोल भी अब कम चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पर कार की प्राइस हाई होने की वजह से जो पेट्रोल की डिमांड है वो क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई। क्लियर है आपको। अब देखो, कार लोग खरीद ही नहीं रहे हैं तो उसको चलाने के लिए पेट्रोल कहां से वो यूज करेंगे, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो डिमांड है वो यहाँ पर चेंज हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि कार के प्राइस में चेंज आने की वजह से जो हमारा पेट्रोल की डिमांड है उसमें चेंज आ जाता है। चेंज आपने देखा कि अगर प्राइस हाई हुआ हमारी कार का तो पेट्रोल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है। क्लियर है आपको। तो ये हमारा पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। नेक्स्ट देखोगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंज्यूमर जो यूज कर रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेगा, उसके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। टेस्ट का मतलब कि उसे कौन सी चीज अच्छी लगती है। जैसे मान लो अगर किसी पर्सन को यहाँ पर चाय पत्ती अच्छी लगती है, ठीक है, और किसी पर्सन को यहाँ पर कॉफी लगती है, तो उसका टेस्ट है, ठीक है। तो अगर अगर किसी कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो कैसा है, उस पर भी उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड जो है डिपेंड करती है। जैसे कॉफी की डिमांड एग्जांपल ले लो, अगर किसी देश में जो लोगों का टेस्ट है, कॉफी पीना उनको अच्छा लगता है, तो उस देश में कॉफी की जो डिमांड होगी वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू चाय पत्ती। इसका उल्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो जो हमारा कंज्यूमर है उसे चाय पीनी अच्छी लगती है, तो उस देश में क्या होगा, चाय पत्ती की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड यहाँ पर कितनी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड शेड्यूल, ठीक है, सिंपली देखो,
डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक टेबल होता है जिसमें हम शो करते हैं कि एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी अलग अलग प्राइस पे कितनी खरीदी गई है। सिंपली देखो यहाँ पर एक टेबल भी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल है। तो इस टेबल में बिल्कुल क्या शो हो रहा है कि यहाँ पर देखो प्राइस कितना है, यहाँ पर 500 है, ठीक है, और उसकी डिमांड कितनी जा रही है यहाँ पर 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 400 प्राइस हो जाता है तो उसकी डिमांड कितनी हो जा रही है, 10 हो जाती है। तो ये क्या है, एक टेबल है जो कि शो कर रहा है कि एक प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटीज जो है डिमांड की जा रही है। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल। क्लियर है? तो आप इसमें देख सकते हो कि 300 पे 12 डिमांड की जा रही है, 200 पे 15, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे डिमांड शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या होता है, तो देखो जब हम डिमांड शेड्यूल को ही ग्राफिकल फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो ये क्या है, टेबल की फॉर्म में शो किया गया हो, तो ये हमारा डिमांड शेड्यूल कहलाता है। जब इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में यानी कि ग्राफ पे शो करते हैं तो उसे हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, डिमांड कर्व। क्लियर है? तो आप देख सकते हो ये हमारा एक ग्राफिकल फॉर्म में शो किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो प्राइसेस है, ठीक है, प्राइसेस अगर 1 है तो डिमांड कितनी की जा रही है यहाँ पर 4, ठीक है। उसके बाद प्राइसेस हमारे 2 हो गए, डिमांड कितनी की जा रही है यहाँ पर 3। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइसेस 3 हो गए तो डिमांड कितनी होगी हमारी यहाँ पर 2, ऐसे ही 4 हो गया तो डिमांड कितनी होगी 1 होगी। क्लियर है? तो इसको हमने ग्राफिकल फॉर्म में जो है दिखाया। अब आप एक चीज देख सकते हो, जो हमारी डिमांड कर्व होती है, ये जो आपको दिख रही है ना पूरी लाइन, सीधी सीधी लाइन, ये हमारी क्या है, डिमांड कर्व है। तो आप देख सकते हो जो डिमांड कर्व है वो हमारी नीचे को आ रही है, मतलब कि डाउनवर्ड हो रही है, नीचे को आ रही है। तो हमेशा जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि हमारी जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड होती है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, डाउनवर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का, ठीक है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बनेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड से हमें ये पता लगता है कि किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की जब प्राइस चेंज होता है तो उसके डिमांड में क्या यहाँ पर चेंज आता है। क्लियर? आपको सिंपली देखो, अगर यहाँ पर मान लो एक कार है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है ना, तो अगर इसके प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, इसके प्राइस में चेंज आता है तो उससे उसके डिमांड में क्या चेंज आएगा उसके बारे में हमें पता लगता है लॉ ऑफ डिमांड से, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, और जो उसकी डिमांड है, ठीक है, उसकी जो डिमांड है उसके बीच में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर किसी टाइम में जो हमारा प्राइस है वो हाई होता है, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो प्राइस है वो हाई होता है, तो उस केस में उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसी के ऑपोजिट अगर प्राइस हमारा कम हो जाता है तो हमारी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, यहाँ पर जो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कौन बताता है हमें, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर है आपको? तो यहाँ डेफिनेशन देखो, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब कि हमने पढ़ा था ना, जो डिमांड को अलग अलग फैक्टर्स जो है वो जो है अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम हो गई, ठीक है, रिलेटेड गुड्स हो गए। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ बता रहा है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आता है। तो लॉ ऑफ डिमांड में जो बाकी फैक्टर्स है ना जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनको कॉन्स्टेंट मान के चला जाता है कि उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि बाकी जो फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड इंक्रीजेस विद फॉल इन द प्राइस, ठीक है। जैसे ही प्राइस फॉल करेगा, कम होगा, जो गुड्स की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा यहाँ पर डिमांड की जाएगी। उसके बाद देखो क्या है, अगर यहाँ पर जो हमारा प्राइसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या होगी, डिमिनिश हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो ये हमारा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब जैसे हमने यहाँ पर माना कि अदर थिंग्स बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो वही हमारी अजम्पशंस में भी आ जाती है। जब भी कभी हम लॉ अप्लाई करते हैं, कोई भी लॉ सिंपल आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ अजम्पशन होती है, मतलब कि हम शुरू से कुछ चीजें जो है मान के चलते हैं कि अगर ये चीजें ऐसी होंगी तो रिजल्ट हमारा ये आएगा। तो ऐसे ही लॉ ऑफ डिमांड में हम मान के चलते हैं कि ये जो अजम्पशन है ना वो ऐसे ही होनी चाहिए, इनमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो पहली अजम्पशन देखो क्या है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया कि प्राइस जो रिलेटेड गुड्स हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड जो चाहे सब्स्टिट्यूट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या, इनकम ऑफ द अदर कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारे कंज्यूमर की इनकम है वो भी यहाँ पर जो है कांस्टेंट होनी जरूरी होती है। उसके बाद नो चेंज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जो हमारा कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। एक नया पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये क्या होता है, देखो फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, मान लो यहाँ पर एक कार है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है, एक पर्सन है, उसकी इस कार को लेके फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस कार का प्राइस फ्यूचर में हाई होगा या कम होगा, क्या होगा, हाई होगा या कम होगा। तो इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखो अगर अगर ये पर्सन जो है उसका फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि इस कार की प्राइस हाई है, मतलब कि बढ़ जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, अभी प्रेजेंट में इस कार को खरीद के रख लेगा। ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि इसका जो प्राइस है वो फ्यूचर में जाके कम हो जाएगा, तो वो अभी फिलहाल के वक्त इसका कंजम्पशन मतलब कि इसको नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि जैसी एक्सपेक्टेशन शुरू में है कंज्यूमर की वैसी ही रहनी चाहिए। अगर उसे लग रहा है कि प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो हाई रहने चाहिए, कम हो जाएंगे तो कम ही होने चाहिए, उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर कॉफी पसंद है किसी पर्सन को तो वो कॉफी ही पसंद रहनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं सही रही, यानी कि इनमें से किसी भी चीज में चेंज आ गया, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाएगा, वो सही रिजल्ट नहीं बताएगा। क्लियर है आपको? उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब कि जहां पर हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता, यानी कि इन केसेस में, ठीक है, जो हम एग्जाम्पशन पढ़ेंगे उसमें अगर प्राइसेस हाई भी होंगे तो डिमांड इंक्रीज होगी और अगर प्राइसेस कम भी होंगे तो डिमांड डिक्रीज होगी। ठीक है, एक्सेप्शंस है हमारी कुछ यहाँ पर। अब कौन कौन सी है, सबसे पहले देखो वेबलन गुड्स। ठीक है, क्या है हमारे यहाँ पर, वेबलन गुड्स। अब ये वेबलन गुड्स क्या होती है, सिंपली देखो ऐसे गुड्स, ठीक है, ऐसे गुड्स जिसका जो है प्राइस जब हाई होता है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी इनका जो प्राइस हाई होगा इनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वेबलन गुड्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, एक मान लो यहाँ पर ज्वेलरी है, एक सोने का नेकलेस है ना, ठीक है, तो जैसे उसका प्राइस ज्यादा होगा तो जो हमारी वुमेन्स होंगी उनको लगेगा कि इसको पहन के ज़्यादा मैं अच्छी लगूंगी, यानी कि उस वुमेन्स के लिए उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके ऑपोजिट अगर उसकी जो हमारी प्राइस है वो कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो उनको लगेगा कि इनकी वैल्यू कम है और उसको यहाँ पे खरीदेंगे नहीं। क्लियर है आपको? तो ये सिंपली बोल रहा है, ये सिंपली बोल रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई होता नहीं है। इस केस में क्या होता है, जो वेबलन गुड्स है उसकी जितनी ज्यादा प्राइस हाई होती है उतना ही ज्यादा उसकी डिमांड भी हाई होती है। ठीक है, तो लॉ रह गया, लॉ तो अप्लाई हुआ ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर इनका प्राइस कम हो जाएगा तो इस पे जो इसका जो डिमांड है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। ये एग्जांपल किसकी सही है, इसके लग्जरी गुड्स, जो लग्जरी गुड्स होती है ना, जिसको हम खरीदते हैं तो हमारा एक स्टेटस शो होता है सोसाइटी में। ठीक है, उनको उनके केस में वेबलन गुड्स जो है अप्लाई होता है। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट ले आया किसने था यहाँ पर, तो देखो थॉर्स्टीन वेबलन ने ये कॉन्सेप्ट ले आया था वेबलन गुड्स का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू वेबलन बिकम अकॉर्डिंग टू वेबलन, ठीक है, मोर वैल्यू एज देयर प्राइसेस राइज व्हेन कमोडिटी इज एक्सपेंसिव। ठीक है, जब वो एक्सपेंसिव होगी तो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इस केस में जो है अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट वो क्या है, गिफन गुड्स। अब ये गिफन गुड्स क्या होती है, इन्फीरियर गुड्स, जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर लो होती है, जिसकी हमारी जिंदगी में जो इंपॉर्टेंस होती है बहुत ज्यादा यहाँ पर कम होती है। ठीक है, तो जैसे ही देखो गिफन गुड्स, जैसे गिफन गुड्स क्या होता है, जैसे ही इनका प्राइस हाई होता है तो हम इसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, और जैसे ही इसका जो है प्राइस वो कम होता है, ठीक है, जैसे ही इनका प्राइस कम होता है हम इसकी डिमांड भी यहाँ पर कम कर देते हैं। क्लियर है आपको? तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, गिफन गुड्स। अब ये किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, सर रॉबर्ट गिफन ने। ये नाम आपको याद रखना है, गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट किन्होंने लिया था, गिफन गुड्स ने। ठीक है, उन्होंने ही कहा था कि जो गिफन गुड्स है उन पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो नेसेसिटी हैं, जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उसके ऊपर तो लॉ ऑफ डिमांड काम करता ही नहीं है। यानी कि ऐसी गुड्स पे जो है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ प्राइस के बढ़ने या कम होने का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखो क्या है हमारा, जैसे यहाँ पर मेडिसिन हो गई। ठीक है, अब जो मेडिसिन होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, चाहे उसका प्राइस जितना मर्जी हाई हो जाए, वो हमारी नेसेसिटी है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, हम उसकी डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो प्राइस के कम या ज्यादा होने से मेडिसिन की डिमांड पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही जो हम घरों में सामान यूज करते हैं, शुगर सॉल्ट वगैरह हो गए, उनका भी प्राइस जितना मर्जी हाई होता रहे, हम उसकी डिमांड करते ही रहेंगे। क्लियर है? और अगर प्राइस कम भी हो जाता है तो जितनी हमें जरूरत होगी हम उतने ही चीजें खरीदेंगे। ठीक है, आप सोच के देखो, अगर कोई दवाइयों की कीमत कम हो जाती है तो हम उसको ज्यादा थोड़ी खरीदते हैं, जितना डॉक्टर ने कहा है हम उतना ही यहाँ पर खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर, चेंज इन इनकम। अगर किसी भी तरह का यहाँ पर चेंज आ जाता है, किस में चेंज आ जाता है, हमारे कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाता है, तो उस केस में जो है हमारा ये चीज जो है अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो ज्यादा होगी,
ठीक है। तो उस केस में देखो, अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो दाम है वो बढ़ भी रहेंगे, तब भी उसके पास इतना पैसा है क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज होगी कि वो उस सामान को खरीद सके, तो वो डिमांड यहाँ पर कम नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगर यहाँ पर हमारी जो प्राइजेस कम भी हो जाए, ठीक है, अगर प्राइजेस हमारी कम भी हो जाए, इनकम हमारी कम हो जाए, तब भी हमारी डिमांड तो उतनी ही रहेंगी। ठीक है, क्लियर है आपको। तो ये हमारी कुछ एक्सेप्शंस थी जो कि लॉ ऑफ डिमांड इन पे जो है अप्लाई नहीं होता है। फटाफट से एक बार मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। गिफन गुड्स की, वैसे देखो गिफन गुड्स का ये होता है ना कि हमें मतलब कि हमारे लिए वो चीज़ गिफन होती है, कईयों के लिए इंपॉर्टेंस होती है, तो इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। तो एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि जैसे मान लो कि एक नॉर्मल घर है, ठीक है, उसमें हम चावल वगैरह बनाते हैं, अब खाना बनाते हैं, ठीक है, तो जो आलू होता है, ठीक है, जो आलू होता है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती है एज कंपेरिजन टू चावल, जो हम चावल खाते हैं ना, है ना, क्योंकि आलू को अगर आलू हम कम भी डालें तो चले, पर चावल जो है उसको अगर हम कम कर देते हैं तो वो हमारा काम नहीं चलेगा। क्लियर है आपको। तो आलू की कंजम्पशन हम जो है यहाँ पर कम कर देते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो आपको यहाँ पर चावल खरीदना है, आलू खरीदना है, तो किसी केस में जो हमारा यहाँ पर आलू की कीमत जो है कम हो जाए और हमारे चावल की कीमत जो है बढ़ जाए, ठीक है, तो उस केस में हम आलू की जो कंजम्पशन है वो कम कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट रखती है, चाहे उसका प्राइस यहाँ पर कम भी हो गया है तब भी हम उसको कम कर देते हैं क्योंकि हमें चावल खरीदना है। ठीक है, तो इसीलिए इस पे जो है लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो आपने फटाफट से यहाँ पर आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स विच इंक्रीज इन प्राइस देयर इज। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स विद इंक्रीज इन द प्राइस, मतलब कि इनमें से किस चीज की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पर बोला गया है कि अगर यहाँ पर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा क्वांटिटी डिमांडर पे, ये क्वेश्चन था। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। अगर हमारा प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होगा तो डिमांड हमारी डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज होगी, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डिक्रीज डिमांड। ठीक है, ऑप्शन ए भी हो सकता है, सेम ही बात है यहाँ पे, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी हो सकता है, डिक्रीज डिमांड भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी या ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग वुड नॉट कोज इन अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की सर्विसेज की जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें चेंज नहीं ले आता, जिसका किसी भी प्रोडक्ट की सर्विसेज पर जो डिमांड की गई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या वो चेंजिंग प्राइस एंड रिलेटेड गुड्स है, या फिर चेंजिंग कंज्यूमर टेस्ट है, या फिर इंक्रीजिंग कंज्यूमर इनकम है, या फिर चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी। फटाफट से बता दिए कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसमें अगर चेंज आता है तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसमें किसी भी तरह का यहाँ पर चेंज नहीं आता। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है। तो आंसर देखो हमारा क्या है, चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है आपको, क्योंकि इसका ज्यादा हमारे डिमांड वगैरह पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अलग चीज है। ठीक है, बाकी इन सारे फैक्टर हमारा डिपेंड करता है डिमांड पे। ठीक है, इंपैक्ट डालता है, जैसे कि अगर यहाँ पर प्राइजेस वगैरह चेंज हो गए रिलेटेड गुड से, तो उससे भी हमारी जो मेन प्रोडक्ट है उसका डिमांड कम या ज्यादा होता है। वो हमने यहाँ पर जब डिटर्मिनेंट्स में बात की थी तो हमने सभी पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया था। ऐसे ही अगर कंज्यूमर का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसका भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। मान लो अगर पहले कस्टमर को अच्छी चीज लगती थी, वो डिमांड करता था, फिर उसका टेस्ट बदल गया, अब उसकी डिमांड नहीं करेगा तो उसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगा। ऐसे अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो वो भी यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिक्रीज इन डिमांड कैन अकर ड्यू टू। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो यहाँ पर कम हो जाती है। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की जो डिमांड है वो यहाँ पर कम हो जाती है। तो पहला देखो क्या है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर यहाँ पर हमारे कंज्यूमर की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है
या फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उसका प्राइस जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, या फिर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो पहला देखो यहाँ पर, अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, अगर इंक्रीज हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गया तो वो ज्यादा डिमांड करेगा, तो ये तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने आपको समझाया था, ठीक है, जो रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर कार की प्राइस जो है मान लो वो हाई हो जाती है, क्या हो जाता है यहाँ पर? कार की प्राइस जो है वो हाई हो जाती है, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी यहाँ पर? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर? डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यहाँ पर कार है, उसकी वजह से पेट्रोल, जैसे इसका प्राइस हाई होगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, उसकी वजह से पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर इंक्रीज होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का, तो वो यहाँ पर डिमांड को डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन बी। क्लियर है आपको? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस हाई होता है ना, तो उस केस में डिमांड बढ़ जाती है, कम नहीं होती, बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट को छोड़ के लोग इस प्रोडक्ट पे आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिमांड कर्व इज ऑलवेज, जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो हमेशा क्या होता है? लेवल अप होता है, ठीक है, इरेगुलर मूवमेंट होती है, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, या फिर अपवर्ड स्लोपिंग होती है। तो हमने डिमांड कर्व बारे के पढ़ा भी था और मैंने आपको वो दिखाया भी था कि किस तरीके से होती है। तो आपने बताना है कि वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इरेगुलर मूवमेंट होती है, लेवल अप होती है। फटाफट से इसका आंसर भी बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर भी बता दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। जो हमारा डिमांड कब होता है वो हमेशा यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन, गुड्स फॉर विच डिमांड गोज डाउन व्हेन इनकम गोज अप और कॉल। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी गुड्स है, ठीक है, जिनकी डिमांड जो है ज्यादा होती है अगर हमारी इनकम जो है वो भी ज्यादा होती है। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिनकी डिमांड जो है वो कम होगी अगर इनकम हमारी ज्यादा होगी? क्या वो पब्लिक गुड्स हैं, क्या वो इंफीरियर गुड्स हैं, या फिर नॉर्मल गुड्स हैं, या फिर प्राइवेट गुड्स हैं? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमारी इनकम राइज होगी हम इन्फीरियर गुड्स को छोड़ के अच्छी क्वालिटी की गुड्स जो है वो खरीदना शुरू कर देंगे, तो इन्फीरियर गुड्स की जो हमारी यहाँ पर डिमांड है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। क्लियर है आपको? क्लियर है? फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्या है, सप्लाई। अब हमने डिमांड का पढ़ लिया है, ठीक है, हमने डिमांड के बारे में डिटेल में यहाँ पर स्टडी कर लिया है। हम बात करते हैं सप्लाई की, कि सप्लाई बेसिकली अब क्या होता है। फटाफट से एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए कि आपको डिमांड का मीनिंग क्लियर है, ताकि हम सप्लाई को यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। ओके, अब बात करते हैं सप्लाई की। ठीक है, तो डिमांड को आप लोग को पता है कि गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं, ऐसे अब देखो डिमांड तभी पूरी हो सकती है अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाए मार्केट में, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में बेचा जाए। तो सप्लाई का मतलब क्या है? जो हमारे सप्लायर हैं, जो गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो जितनी अमाउंट, ठीक है, जितनी गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटीज जो है मार्केट में, ठीक है, वो भेजते हैं, यानी कि सप्लाई करते हैं, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? उस गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, एक पर्सन है ए, ठीक है, उसने यहाँ पर देखो मान लो 500 कार जो है यहाँ पर बनाई है, ठीक है, और वो जो है अब ये 500 कार उसने बना ली है, ठीक है, अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ वो 300 कार ही मार्केट में जो है भेजता है। ठीक है, तो इस केस में ये 300 को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? कार की सप्लाई। क्या कहेंगे हम इसको? कार की सप्लाई। अब इसमें भी देखो एक कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, अब देखो इसमें भी डिजायर वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो सप्लाई हम तभी मानेंगे अगर वो जो सप्लायर है वो उसको सप्लाई करने के लिए एबल भी होगा, विलिंग भी होगा। ठीक है, डेफिनेशन में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, सप्लाई इज द नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट द सप्लायर आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमारा सप्लायर है वो जितनी
गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटीज, ठीक है, सप्लाई करने के लिए एबल है, यानी कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उसको जो है बना के सप्लाई कर सकता है, साथ के साथ वो बिलिंग भी होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर सप्लाई मानेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो एक यहाँ पर कस्टमर है, एक पर्सन सप्लायर है, उसके पास इतना पावर है, मतलब कि इतने रिसोर्सेज हैं कि वो जो है यहाँ पर 500 कार जो है बना ले, ठीक है, क्या बना ले यहाँ पर 500 कार जो है बना ले, ठीक है, उसने और पर अब इसकी विलिंगनेस नहीं है, वो क्या कह रहा है कि नहीं यार 500 कार मैं बना तो सकता हूँ पर मेरी विलिंगनेस नहीं है, मेरे को पता है इसकी डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तैयार होता है 300 कार्स को बनाने के लिए, ठीक है, या फिर वो 300 कार्स को ही मार्केट में सप्लाई करने के लिए मानता है, ठीक है, तो ये 300 को हम यहाँ पर सप्लाई मानेंगे, ना कि 500 कार्स को। क्लियर है आपको? तो ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, सबसे पहले वो राजी होना चाहिए और एबल होना चाहिए उसको करने के लिए, ऐसा भी ना हो कि वो मान गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ 500 कार मैं सप्लाई कर दूंगा, पर उसके पास इतने रिसोर्सेस है ही नहीं कि वो 500 कार बना ले, तो उसे भी हम यहाँ पर सप्लाई नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे हमारे डिमांड के डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है, वैसे ही हमारे सप्लाई पे भी जो है सप्लाई को भी उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपैक्ट डालते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं कि सप्लाई किसी गुड्स और सर्विसेज की कितनी होगी। क्लियर है? अब वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्या है, प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सप्लायर है उसका मेन मोटिव क्या है गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने का। मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। देखो वो फ्री का काम नहीं करना चाहता, वो क्या कर रहा है, अगर कार बना रहा है यहाँ पर 500 कार बना के मार्केट में बेच रहा है, तो वो चाहता है कि ये 500 कार पे उसे कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट हो, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट का मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसा ना हो कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा यहाँ पर कम हो, ठीक है, तो ये इसका मेन मोटिव होता है। तो अब प्राइस कैसे इफेक्ट करता है सप्लाई को, तो देखो जब भी किसी कार के, ठीक है, जब भी किसी मान लो किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइस हाई होते हैं, तो जो हमारे सप्लायर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज जो है सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर जो है, मान लो एक सप्लायर है, कार बनाता है, उसकी कॉस्ट उसे आती है 5 लाख रुपए, ठीक है, और इस वक्त जो है उसकी मार्केट में जो रेट चल रहा है, उसका जो प्राइस चल रहा है वो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 6 लाख रुपए, तो इसको सीधे सीधे 1 लाख का यहाँ पर जो है प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही प्राइस हाई होगा, मान लो ये प्राइस 7 लाख हो जाएगा, तो इस केस में अब इसका प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख रुपए, तो ये सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। इसी के ऑपोजिट अगर इसका जो प्राइस है वो रह जाता है यहाँ पर 4 लाख रुपए, तो इस केस में क्या, अब इसको लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो इस केस में अब ये जो है सप्लाई यहाँ पर कम कर देगा। तो प्राइस पे भी यहाँ पर डिपेंड करता है कि कितनी सर्विसेज की सप्लाई होगी। नेक्स्ट देखो, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जिसका यूज करके हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लो एक कार की एग्जांपल ले लो, अब कार को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, रॉ मटेरियल चाहिए, स्टील चाहिए, पेंट चाहिए, साथ के साथ लेबर भी चाहिए जो उसको बना के कार बना के दे, ठीक है। तो वो लेबर हो गया हमारा, जो यहाँ पर रॉ मटेरियल हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गए, वो क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इनका जितना प्राइस, ठीक है, इनका जो प्राइस है उस पर भी सप्लाई डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा इनका प्राइस हाई होगा उतना ज्यादा जो है सप्लायर को कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर उसको कॉस्ट पड़ेगी, और वो उतना ही उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम करेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, सप्लायर को बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो अब उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाना छोड़ के दूसरे में पहुंच जाएगा। मान लो यहाँ पर एक कार बनाता था पर इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ रही थी, तो अब इसने जो है बाइक बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो ये कार बना के पहले सप्लाई करता था, मान लो 500 कार जो है पर ईयर सप्लाई करता था, क्योंकि अब ये कॉस्ट ज्यादा आने की वजह से वो शिफ्ट हो चुका है बाइक बनाने में। तो इस केस में देखो ये कार की जो 500 ये देता था, सप्लाई देता था, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से सप्लाई जो है यहाँ पर कम होती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट एक होगा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसका भी इंपैक्ट पड़ता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है यूज करी जा रही है गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर देखो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न है, मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यूज की जा रही है, तो इस केस में देखो पहले चीज तो क्या है कि आप जो गुड्स और सर्विसेज बनाओगे उसकी कॉस्ट कम आएगी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज क्या है कि आप गुड्स और सर्विसेज को आसानी से बहुत जल्दी जो है यहाँ पर बना सकते हो, आप ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर डिपेंड करती है। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है तो यहाँ पर सप्लाई डिक्रीज होगी। क्लियर आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। अब ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है इनका भी एक मेजर इंपैक्ट पड़ता है किस पे, हमारा यहाँ पर सप्लाई पे, ठीक है। कैसे? देखो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कई तरह के टैक्सेस लगाती है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, जीएसटी हो गया,
है ना, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो गया, ठीक है। जैसे ही कोई मैन्युफैक्चर गुड्स और सर्विसेज बनाता है, वैसे तो बेसिकली एक्साइज ड्यूटी अब लगभग खत्म हो चुका है कुछ सेक्टर को छोड़ के, बाकी सब जगह आप जीएसटी ही लगता है। तो यहाँ पर देखो जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करेगा, ठीक है, तो उस पर जीएसटी उसको पे करना पड़ेगा। अब ये जीएसटी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसे ज्यादा प्राइस पे ही वो बेचने के लिए तैयार होगा। क्लियर है आपको? और अगर प्राइस कहीं कम है तो अब वो प्रोडक्शन करना छोड़ देगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉस्ट पड़ रही है। तो इस टैक्स पॉलिसी की वजह से भी सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर यहाँ पर टैक्स पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट की वो थोड़ी लिबरल है, मतलब कि सप्लायर के हित में है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा, गुड्स और सर्विसेज बनाएगा। अगर उसके हित में नहीं है तो वो यहाँ पर छोड़ देगा, उसको बनाना छोड़ देगा, या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट हमारा सप्लाई शेड्यूल। जैसे डिमांड शेड्यूल था वैसे ही हमारा सप्लाई शेड्यूल है। इसमें भी हम एक फिक्स टाइम पीरियड में अलग अलग प्राइजेस पे जो हमारे सप्लायर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने कितने गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया है उसको हम जो है शो करते हैं टेबल की फॉर्म में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सप्लाई शेड्यूल ऑफ व्हीट, ठीक है। यहाँ पर देखो प्राइस कितना है 10 रुपीज, क्वांटिटी कितनी सप्लाई की जा रही है यहाँ पर 100 रुपीज। उसके बाद देखो प्राइस कितना हो गया हमारा यहाँ पर 20 रुपीज, ठीक है। उसके बाद सप्लाई कितनी की जा रही है यहाँ पर हमारी 200। उसके बाद यहाँ पर थर्ड 30 रुपीज और सप्लाई कितनी हो रही है 300। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस हाई हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस हाई हो रहा है, वैसे वैसे हमारी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो आप ये ना एक तरह का जब हम लॉ ऑफ सप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है सप्लाई कर, ठीक है। सप्लाई कर भी बिल्कुल सेम है। अगर हम इसको ग्राफ फॉर्म में शो करते हैं तो ये हमारा क्या होता है सप्लाई कर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस कितना हमारा यहाँ पर 10 रुपीज है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है हमारी यहाँ पर सॉरी सप्लाई कितनी है 110, ठीक है। उसके बाद जैसे ही प्राइस हाई होकर 20 हो गया तो अब कितनी डिमांड की जा रही है 180। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पर सप्लाई कर्व है ये जो है ना सीधा सीधा ये क्या हमारा सप्लाई कर्व है। अब ये जो सप्लाई कर्व है वो जाता है अपवर्ड को, मतलब कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं एक और यहाँ पर पॉइंट बना दूं तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, तो और ऊपर यहाँ पर जो है चला जाएगा। क्लियर है? तो ये हमेशा हमारा क्या होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, मतलब कि ऊपर को जा रहा होता है। तो डिमांड का डाउनवर्ड होता है और इसका जो है यहाँ पर अपवर्ड होता है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। जैसे हमारा डिमांड और सप्लाई था ना, वो हमें क्या बताता था कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसका यहाँ पे डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या बताता है कि प्राइस अगर यहाँ पर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका हमारा सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है आपको? अब ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्या कहता है कि यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस और उसकी जो सप्लाई है उसमें डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब कि जैसा चेंज एक चीज में आएगा वैसा ही चेंज दूसरी चीज में आएगा। अगर यहाँ पर मान लो प्राइस हाई होते हैं, क्या होते हैं हमारे यहाँ पर प्राइस होते हैं, तो प्राइस हाई होते हैं तो सप्लाई भी हमारी हाई होगी। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। और अगर प्राइस हमारी कम होंगे तो सप्लाई भी यहाँ पर कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट द अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सेम मीनिंग है कि सप्लाई को प्राइस के अलावा जो और अदर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड ऑफर्ड फॉर सेल वुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इट्स प्राइस। वो इंक्रीज करेंगे अगर प्राइस इंक्रीज है और डिक्रीज करेंगे अगर यहाँ पर प्राइस फॉल होते। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो दो हमारे इक्विलिब्रियम होते हैं, दो हमारे इक्विलिब्रियम होते हैं यहाँ पर दो। एक हमारा क्या होता है यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या होता है हमारा यहाँ पर प्राइस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो सिंपली देखो एक ऐसी स्टेज, ठीक है, ऐसी स्टेज जहां पर, ठीक है, जहां पर मार्केट में जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड है और जो उसकी सप्लाई है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर एक प्राइस है, ठीक है, एक प्राइस है मान लो यहाँ पर 10 रुपीज है, ठीक है, यहाँ पर मान लो 10 रुपीज है और उसके ऊपर प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ पर कितनी है 50 यूनिट, ठीक है, और उसकी जो डिमांड है वो भी कितनी है 50 यूनिट। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ मार्केट स्टेट वेयर द सप्लाई इन द मार्केट इज इक्वल टू द डिमांड इन द मार्केट, ठीक है, जहां पर हमारी सप्लाई और मार्केट यहाँ पर डिमांड इक्वल होती है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसका मतलब क्या था सिंपली वो प्राइस जिस पे हमारी जो मार्केट सप्लाई है वो इक्वल हो जाती है किसके मार्केट डिमांड के, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल मैंने ली थी 10 रुपीज की, 10 यूनिट्स की 10 रुपीज की, तो 10 रुपीज हमारा क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर है आपको? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है।
ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हाउ सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइंस मार्केट इक्विलिब्रियम। कैसे जो हमारी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है और जो डिमांड होती है उसकी वजह से मार्केट में इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, तो वो हम एक टेबल की हेल्प से यहाँ पर जो है देखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर पॉसिबल प्राइस, ठीक है, जो पॉसिबल यहाँ पर प्राइस है वो हमारा इस कॉलम में शो है। उसके बाद क्वांटिटी डिमांडेड इस कॉलम में शो है। उसके बाद क्वांटिटी सप्लाइड इस कॉलम में है। उसके बाद स्टेट ऑफ मार्केट, मार्केट में क्या यहाँ पे सिचुएशन चल रही है। उसके बाद प्रेशर ऑन प्राइस, उसका प्राइस पे क्या प्रेशर पड़ रहा है वो हमारा नेक्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली केस देखते हैं। ए केस हमारा 500 प्राइस है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 9 और क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है यहाँ पर 80। ठीक है, तो मार्केट में स्टेट क्या चल रही है, सरप्लस की, यानी कि जितनी गुड्स और सर्विस डिमांड की जा रही है उससे ज्यादा जो है सप्लाई मौजूद है। क्लियर है। अब उसका जो है प्राइस पे क्या प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, प्राइस पे क्या प्रेशर पड़ रहा है, तो वो पड़ रहा है डाउनवर्ड, यानी कि प्राइस को कम किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर रिजल्ट है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर देखो अगर डिमांड कम है, ठीक है, डिमांड कम है और हम इसको इसके इक्वल करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिमांड को बढ़ाने का एक तरीका क्या है, प्राइस को कम कर दो। क्या कर दो, प्राइस को कम कर दो, डिमांड बढ़ जाएगी और जितनी गुड्स हमने बनाई है वो बिक जाएगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज देखो क्या है, 400 यहाँ पर प्राइस है, 400 यहाँ पर प्राइस है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 10 है और सप्लाई कितनी है 16 है, तो 16 है। तो इस केस में भी सरप्लस है, प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे देखो क्या है हमारा यहाँ पर 300 प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 12 है और यहाँ पर हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी कितना है 12 है। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और यहाँ पर जाके प्राइस पे किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता, ना उसे कम होना है ना उसे ज्यादा होना है, ना ही सप्लायर को प्राइस कम करने की जरूरत है ना ही ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि जितना बना रहे हैं उतना बिक रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम आ जाएगा और न्यूट्रल प्रेशर यहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद देखो डी केस में क्या होता है, यहाँ पर 200 प्राइस है, डिमांडेड कितनी है 15, पर यहाँ पर सप्लाई कितनी की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 7। ठीक है, अब देखो जैसे ही डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, अब प्राइस पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम सिर्फ बना रहे हैं कितना यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्टेज हो रही है हमें। अब शॉर्टेज को कम करने का एक ही तरीका है कि डिमांड को कम कर दिया है, क्योंकि सप्लाई तो साथ ही हो रही है। तो उस केस में हम डिमांड को कम करने के लिए क्या करेंगे, प्राइसेस को हाई कर देंगे। ठीक है, उससे हमारा डिमांड जो है सप्लाई को आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट केस है हमारा 20 डिमांड है 100 पे पर सप्लाई 0 है, तो इस केस में तो बढ़ाना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो डिसाइड किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से एक बार मेरे चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए अगर आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नहीं है डाउट? ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में किया क्या था, ताकि आप इस लेक्चर से जो है रिलेट कर पाओ। तो सबसे पहले देखो हमने डिमांड और सप्लाई का मीनिंग समझा था। ठीक है, गुड इवनिंग सिमरन, ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिए एक बारी। तो हमने यहाँ पर देखो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट लॉ थे जो हमने कल के लेक्चर में जो है कवर किए थे। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, जो हमारा प्राइस है, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो प्राइस है उसका डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड यहाँ पर कम होगा और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड हमारी यहाँ पर बढ़ेगी। ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई भी हमें बताता था प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता था कि जो प्राइस और सप्लाई का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि अगर प्राइस हाई होगा तो हमारी सप्लाई भी इंक्रीज होगी और अगर हमारी प्राइस जो है वो कम होगा तो हमारा सप्लाई भी डिक्रीज होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमने लॉ पढ़े थे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कल को जो है डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में ये पढ़ा था। तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर। तो यहाँ पे टॉपिक का नेम देखो क्या, इफेक्ट ऑफ अ शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड कर्व। ठीक है, हमने कल डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डिमांड शेड्यूल क्या होता था, बेसिकली जब हम एक प्रोडक्ट की, ठीक है, एक किसी खास प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइजेस पे कितने डिमांड की गई है कंज्यूमर्स के द्वारा, उसको हम जब शो करते थे तो वो हमारा क्या कहलाता था, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मान लो, ठीक है, हमारा प्राइस है 10 रुपये है, 20 रुपये है, 30 रुपये। ठीक है, ऐसे में डिमांड जो है हमारी यहाँ पर मान लो 10 रुपये पे 50 थी, 20 रुपये पे जो है डिमांड हमारी कम हो गई, 40 रह गई, 30 पे और कम हो गई 30। ठीक है, ये हमारा क्या होता था, यहाँ पर डिमांड शेड्यूल होता था। और इसी डिमांड शेड्यूल को अगर हम कर्व की फॉर्म में शो करते थे, यानी कि ग्राफ की फॉर्म में शो करते थे, तो वो हमारा कुछ इस तरह का जो है डिमांड कर्व शो होता था।
क्लियर आपको? आई होप आपको ये चीज याद रहेगी। ऐसे ही हम सप्लाई का भी बनाते थे, ठीक है। अब देखो जब जब यहाँ पर हमारे डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से जो हमारा ये डिमांड कर्व और सप्लाई होता है ना, उसमें क्या चेंजेस आता है, वो कैसे शिफ्ट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, व्हेन ओनली डिमांड चेंजेस, ठीक है। अब हम एक साथ कंपैरिजन करके देखेंगे कि जब यहाँ पे सप्लाई और किसी प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है, उसमें अगर दोनों में से किसी एक में चेंज आता है और एक जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि अब हम इसको पूरे डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि मान लो यहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड है, ठीक है, और क्या है यहाँ पर सप्लाई, ठीक है, क्या है, सप्लाई है। तो अब हम बेसिकली देखेंगे कि अगर यहाँ पर किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंज आता है और सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, सप्लाई क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसे चेंज करेगा, वो किस डायरेक्शन में जो है बढ़ेगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला केस हमारा क्या है, यहाँ पर ओनली डिमांड चेंजेस, मतलब इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ हमारा डिमांड ही चेंज करता है। तो देखो जब डिमांड चेंज करेगी तो डिमांड दो तरीके से चेंज हो सकती है, एक क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि डिमांड बढ़ भी सकती है और डिमांड जो है यहाँ पर कम भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम इन सबको कंसीडर करेंगे तो आपको मान के चलना है कि जब हम डिमांड की बात करेंगे, सिर्फ डिमांड के चेंज होने की बात करेंगे, तो सप्लाई को हमेशा हमने कांस्टेंट रखना है कि गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर है आपको? क्लियर है। अब और ये जो डिमांड वगैरह चेंज हो रही है ना, ये जो डिमांड वगैरह चेंज हो रही है वो प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही है, वो किसकी वजह से चेंज हो रही है, प्राइस के अलावा जो हमारे अदर फैक्टर्स है ना, अदर फैक्टर हमने देखा था ना, इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, उनकी वजह से यहाँ पर डिमांड चेंज हो रही है। तो ये दो चीजें आपने माइंड में ध्यान में रखनी है, ठीक है। हमने बेसिकली यही चेक करना है कि अगर प्राइस के अलावा हमारे डिमांड में चेंज होता है किसी भी तरह का, किसी और फैक्टर की वजह से हमारे डिमांड में चेंज होता है और सप्लाई जो है कांस्टेंट रहती है, तो उसका हमारे डिमांड कर्व के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और उसके प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में पहला केस हमारा क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, जब हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी, प्राइस के अलावा मान लो जो हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, ठीक है, उसकी इनकम यहाँ पर इंक्रीज होगी, तो उस केस में अब डिमांड कर्व हमारी कैसे शिफ्ट करेगी, तो यहाँ पर देखो व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड विद नो चेंज इन सप्लाई, मतलब डिमांड इंक्रीज कर रही है पर सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं है, तो उस पर क्या होगा, डिमांड कर हमारा जो है वो अप राइटवर्ड शिफ्ट होगा। राइटवर्ड का मतलब कि इस डायरेक्शन में, जो हमारा राइट साइड है ना, इस डायरेक्शन में जो है हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। अब इसको एक डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले क्या था, यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर P1 है यानी कि पहले वाला प्राइस, और उसके बाद क्वांटिटी 1 है यानी कि पहले जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी, ठीक है। अब ये जो है ये आपको दिख रही है, ये क्या है, हमारी सप्लाई कर्व है, एस से डिनोट की जा रही है, ये क्या है, सप्लाई कर्व है। ये क्या है, आपको दिख रही है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हमारी क्वांटिटी जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। हमारी क्वांटिटी जो है वो Q1 से बढ़ के कितनी हो गई, Q2 हो गई, ठीक है। अब इस केस में देखो क्या होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, हमने डिस्कस किया था ना, जिस पॉइंट पे जाकर डिमांड और सप्लाई जो है इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो नया क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे क्रिएट होगा, देखो जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज होगी ना, जैसे ही यहाँ पर हमारी क्वांटिटी यानी कि डिमांड इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से देखो क्या होगा, जो हमारे बायर्स है ना, जो गुड्स को खरीदना चाहते हैं, उनके बीच में कंपटीशन अराइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी हम बात करें कि प्राइस पे कोई चेंज नहीं है, इसको आपने ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ पर पहले फोकस करना है कि सिर्फ अभी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, वो प्राइस के अलावा किसी और अदर फैक्टर की वजह से इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अब जैसे ही क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, तो बायर्स जो खरीदना चाहते हैं उस गुड्स को, उनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन अराइज होगा, ठीक है। तो मान के चलो कि यहाँ पर मान लो पहले कितने थे, 50 बायर थे, वो यहाँ पर जो है 100 गुड्स खरीदना चाहते थे, पर अब जो है बायर्स कितने आ गए, यहाँ पर 100 आ गए, कितने आ गए, यहाँ पर 100 आ गए, और गुड्स कितने रह गए हमारे यहाँ पर 100 के 100 ही है। तो अब इन 100 लोगों के बीच में ये 100 प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्राइस ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर Q1 से हमारी जो डिमांड है वो Q2 पे शिफ्ट हो जाती है, तो हमारा जो प्राइस है, ठीक है, यहां पर एक नया प्राइस हमारा आ जाता है, वो कितना है, P2, ठीक है। और यहां पर हमारा एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो
आ जाता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कि जैसे क्वांटिटी अराइज हुई उसकी वजह से जो है प्राइस पे प्रेशर बना और वो उसको भी यहाँ पर इंक्रीज होना पड़ा। अब कारण क्या है? बायर्स के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है उसकी वजह से हर बायर कह रहा है कि मैं ज्यादा प्राइस दूंगा, मैं ज्यादा प्राइस दूंगा, जिसकी वजह से प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है और एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है, पहला डिमांड कर्व देखो हमारा क्या है, D1, ठीक है, D1 है। उसके बाद जैसे ये चेंजेस आए तो हमारा ये जो डिमांड कर्व था ये राइट साइड, यहाँ आप देख सकते हो ये राइट साइड जो है शिफ्ट हो रहा है और ये नया डिमांड कर्व हमारा यहाँ पर बन रहा है D2। क्लियर है? और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है आपको? तो आप देख सकते हो कि अगर सिर्फ डिमांड इंक्रीज होती है, सप्लाई हमारी कांस्टेंट रहती है, तो उसकी वजह से पहले तो प्राइस अराइज होगा, उसकी वजह से एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा और जो हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होकर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये क्लियर है। फटाफट से आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको ये क्लियर है, क्योंकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आगे आपको डिफिकल्टी होगी। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। आपने अटेंडेंस पे जो है लिंक पे अटेंडेंस मार्क करनी है। जैसे ही आप अटेंडेंस मार्क करोगे आपको PDF जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। पर इसकी एक कंडीशन भी होती है कि हम सिर्फ टॉप 5 स्टूडेंट्स को ही चूज करते हैं, सबको नहीं मिलते। तो आपने फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है ताकि PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हो हम यहाँ पर। अब बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अगर हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है किसी वजह से, फिर यहाँ पर क्या ठीक है, फिर यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो यहाँ पर देखो, अंडर द कंडीशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड विद नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारी डिमांड कम हो गई है, उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि अब जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो लेफ्ट की साइड जो है झुक जाएगा। क्लियर है? अब इसका रीजन देखते हैं हम, यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले क्वांटिटी कितनी थी हमारी 1, प्राइस 1 हमारा कितना था यहाँ पर P1, ठीक है। उसकी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा था वो ये बन रहा था और इस पे जो डिमांड कर्व थी वो हमारी ये वाली D1 दिख रही थी। क्लियर है आपको? उसके बाद देखो क्या हुआ, हमारी जो क्वांटिटी थी, जो हमारे यहाँ पर क्वांटिटी थी वो यहाँ पर कम हो गई, यानी कि क्वांटिटी जो डिमांड की वो कम हो गई और ये कितनी रह गई यहाँ पर Q2, ठीक है, यानी कि कम हो गई, ठीक है। अब जैसे ही डिमांड कम हुई, ठीक है, जैसे ही डिमांड कम होगी तो जो हमारे सेलर्स होंगे ना, ये जो सेलर्स होंगे जो गुड्स और सर्विसेज को बेच रहे, उनके बीच में अब कंपटीशन होगा। जैसे मान लो पहले यहाँ पर मान लो कि 50 सेलर मिलके 100 गुड्स यहाँ पर बेच रहे थे, ठीक है, 100 गुड्स बेच रहे थे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर डिमांड मान लो कितनी है, यहाँ पर 100 डिमांड, 100 गुड्स की डिमांड है और जो सप्लायर है वो यहाँ पर 100 गुड्स ही सप्लाई कर रहे थे, बेच रहे थे। अब जैसे ही डिमांड कम हो गई, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे डिमांड कम हो गई, अब देखो 100 गुड्स सप्लाई ज्यादा है, अब सप्लायर कोशिश करेंगे कि उनका प्रोडक्ट बेचे। मान लो कि इसमें से जो है 50 हमारे सप्लायर है, हर सप्लायर जो है 2 प्रोडक्ट बेचता है, एक एक कंज्यूमर को 2 प्रोडक्ट बेचता था, पहले यहाँ पर बेचता था, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पर डिमांड कम हुई, अब हर सब सेलर के बीच में जो है कंपटीशन हो जाएगा कि मेरा प्रोडक्ट बिके, मेरा प्रोडक्ट बिके, जिसकी वजह से वो क्या कर देंगे, प्राइजेस को कम कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर क्वांटिटी हमारी कम होगी, प्राइजेस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्राइजेस कम होके P2 पे आ जाएंगे और एक हमारा यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, वो यहाँ पर हमारा बन जाएगा, जिसकी वजह से आप देखोगे एक नई डिमांड कर्व हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि है D2। और आप देख सकते हो कि ये जो डिमांड कर्व है वो हमारी लेफ्ट की साइड जो है मूव हो रही है, किधर मूव हो रही है, हमारी लेफ्ट की साइड, ठीक है। और सप्लाई कर्व तो हमारी कांस्टेंट है, उसमें तो किसी भी तरह का चेंज नहीं है, वो हमारा ऐसा का ऐसे ही। क्लियर है आपको? ठीक है। तो अगर डिमांड कम हो गई तो वो हमारा शिफ्ट होगा लेफ्ट की साइड, और अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होगा तो जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो हमारे राइट की साइड जो है वो शिफ्ट करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर MCQ बन सकता है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी डिमांड की। अब बात करते हैं सप्लाई की, ठीक है। अब सप्लाई भी तो में भी तो चेंज आ सकता है ना। हमने 2 फैक्टर देखे यहाँ पर, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। उसकी वजह से ही इक्विलिब्रियम आता है ना। हमने आगे पिछले लेक्चर में भी जब देखा था, तो ये डिमांड और सप्लाई मिलके ही जो है इक्विलिब्रियम ले आते हैं, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। अब देखो डिमांड का चेंज हमने देख लिया, अगर डिमांड में चेंज आएगा तो डिमांड कर्व, और सप्लाई अगर फिक्स रहेगी तो डिमांड कर्व कैसे मूव करेगी। अब बात करते हैं कि सप्लाई हमारी चेंज हो जाए। अगर हमारी यहाँ पर सप्लाई चेंज हो जाए और डिमांड कॉन्स्टेंट रहे, क्या रहे, हमारी डिमांड कांस्टेंट रहे और प्राइस भी कांस्टेंट रहे, तो उस केस में क्या यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा हमारी सप्लाई कर्व में। क्लियर है आपको? क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहले वैसे ही जो हमारा सप्लाई जब चेंज होगा तो 2 तरीके से चेंज होगा, एक वो इंक्रीज भी हो सकता है और दूसरा वो डिक्रीज भी हो सकता है। पहले बात करते हैं इंक्रीज की। अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो यहाँ पर देखो, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस अकम्पेन्ड बाय द नो चेंज इन डिमांड,
द सप्लाई कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। अगर यहाँ पर जो डिमांड है वो हमारी कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, हमारी डिमांड कांस्टेंट रहती है, तो जो हमारा सप्लाई कर्व है, क्या है हमारा यहाँ पर सप्लाई कर्व है, वो जो है राइट की सब तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड तो हमारी सेम है, ये सप्लाई की क्वांटिटी है कि कितने यहाँ पर सप्लाई कर रहा है, सप्लायर कितनी क्वांटिटी में गुड्स जो है वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, डिमांड की क्वांटिटी है, सप्लाई की है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, पहला देखो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी सप्लाई की जा रही थी, यहाँ पर Q1, ठीक है, किस प्राइस पे, हमारा P1 प्राइस पे, किस पे, P1 प्राइस पे, जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा था वो ये बन रहा था। आप देख सकते हो Q1 क्वांटिटी है और P1 हमारा यहाँ पर प्राइस है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे बन रहा है हमारा, यहाँ पर, जहाँ पर हमारा डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, S1, वो हमारी इस डायरेक्शन में जो है ड्रॉ हो गई। क्लियर है आपको। उसके बाद देखो क्या हुआ, जैसे ही क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, जैसे ही यहाँ पर जो है क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से अब देखो क्या होगा, जो सेलर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो सेलर्स होंगे उनके बीच में अब कंपटीशन अराइज हो गया। जैसे ही जो पहले सप्लाई की जाती थी गुड्स, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई, मान लो पहले 100 सप्लाई की जाती थी, अब जो है 200 होने लगे, तो अब क्या होगा, सेलर्स के बीच में कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से वो जो है कम प्राइस पे अपने सामान को बेचने के लिए तैयार होंगे। तो जैसे ही क्वांटिटी अराइज होगी, हमारा जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो क्वांटिटी बढ़ने का, सप्लाई बढ़ने का, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा, प्राइस कम हो गया, जिसकी वजह से एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर बन गया, जो कि हमारा यहाँ से लेकर इधर से बन रहा है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया और यहाँ पर एक हमें नई यहाँ पर सप्लाई कर्व जो है बनानी पड़ी, जो कि हमारी क्या है यहाँ पर S2। क्लियर है आपको, ये क्या है हमारी यहाँ पर S2। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा सप्लाई कर्व है पहले, वो हमारा राइट की तरफ, ठीक है, इस तरफ जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। क्लियर है। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिक्रीज इन सप्लाई। अगर हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है किसी केस में, फिर क्या यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर देखो, अगर सप्लाई डिक्रीज होती है और डिमांड में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता, तो ये जो है हमारी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, किधर हो जाएगी, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे हो गए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वांटिटी कितनी सप्लाई की जा रही थी, Q1, ठीक है, प्राइस कितना था हमारा P1, है ना, और यहाँ पर जाकर इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा था, और यहाँ पर हमने S1 जो हमारी कर्व है, सप्लाई कर्व है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। जैसे ही क्वांटिटी कम हुई, यहाँ पर क्या हुई, हमारी सप्लाई की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई, ठीक है। सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड और सप्लाई में जो है वो डिफरेंस आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो है गुड्स के दाम यहाँ पर बढ़ गए। अब दाम क्यों बढ़े, क्योंकि जो हमारे बायर्स है ना, उनके बीच में कंपटीशन हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो अब गुड्स कम है, बायर्स ज्यादा है, तो वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, मुझे खरीदना है, तो जिसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हाई हो जाएंगे, और नया एक इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, P1 से यहाँ पर हमारा Q2, क्लियर है, P2 से Q2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक नया हमारा सप्लाई कर्व बन गया, वो क्या है, S2। तो आप देख सकते हो जो हमारा सप्लाई कर्व है, जो हमारी सप्लाई कम होने की वजह से हमारा जो है लेफ्ट साइड में, है ना, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट वर्ड साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा जो है सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक जो टॉपिक था वो डिमांड एंड सप्लाई का था। यहाँ पर लगभग हमने सभी टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं। तो आपको अगर यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो, अगर कल के लेक्चर में भी किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर शुरू करेंगे, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। तो फटाफट से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, अगर यहाँ पर जो हमारी सप्लाई है वो डिक्रीज होती है, तो दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हमारी जो क्वांटिटी है पहले कितनी थी, Q1, ठीक है, प्राइस कितना था, P1, ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा था यहाँ पर, जिसके लिए हमने यहाँ पर सप्लाई कर्व जो है वो ड्रॉ की हुई है, S1, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्वांटिटी कम हुई, क्वांटिटी यहाँ पर हमारी कम हो गई, कितनी होगी, Q2 हो गई। अब उसकी वजह से प्राइस ज्यादा हो गया। अब क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि बायर्स जो थे उनके बीच में अब कंपटीशन हो गई, बायर ज्यादा हो गए, हमारे जो गुड्स हैं वो कम है, जिसकी वजह से उनके बीच में कंपटीशन हुआ और प्राइस जो है वो हाई हो गया, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस हाई होगा, एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्राइस पे जाकर जो हमारा क्वांटिटी है और डिमांडेड है और सप्लाई वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और हमने सप्लाई कर्व जो है यहाँ पे ड्रॉ करें, जिसका नाम है S2। अब देख सकते हो, जैसे ही क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम हुआ, प्राइस हमारा बढ़ गया, जिसकी वजह से जो हमारी सप्लाई कर्व है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है यहाँ पर मूव कर गई। क्लियर है। अब बता दीजिए, अब क्लियर है।